प्रश्न नंबर 1 है भारतीय प्रजातंत्र के साथ संविधान पर चर्चा। साथियों, मैं सभी मंचासीन और यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों के चरणों में नमन करता हूँ। और जो पहले प्रश्न का उत्तर साथियों ये है कि 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष आज़ाद हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बना करके और जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जी थे उनको सौंपा था। साथियों, संविधान सौंपने के बाद बाबा साहब को एक उम्मीद थी कि ये भारतीय संविधान 100% लागू किया जाएगा, लेकिन उनके साथ भी छलावा हुआ, धोखा हुआ। और आदरणीय इतना भी मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को मेरे शब्द अगर बुरे लगे तो मेरे पास छोड़ दें, अन्यथा कुछ अच्छे लगे तो ग्रहण करें। साथियों, जब आजाद हुआ था उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ओबीसी समाज के थे उनके नाम पर कि हम आपको पीएम बनाएंगे। उनके बाद में साथियों आपको मालूम है कि पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने तो उसके साथ भी धोखा हुआ, अन्याय हुआ। उसके बाद में साथियों मैं आरक्षण की बात करना चाहता हूँ। आरक्षण छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था और ये शब्द आरक्षण का बाबा साहब को जो विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था, इसके लिए उन्होंने आरक्षण के तहत उनको जो छात्रवृत्ति के तहत जो सहयोग राशि दी थी, इसलिए साथियों बाबा साहब को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा था। और मैं इसके बाद में साथियों टॉपिक है कि आरक्षण। मैं साथियों आरक्षण की एक ही 2 लाइन पढ़ना चाहता हूँ कि जो साहब कांशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों मैं आपको हिस्सेदारी बता देना चाहता हूँ। हमारी ओबीसी की हिस्सेदारी 52% है। साथियों एससी एसटी 22.5% और साथियों जनरल 15% है और साथियों अल्पसंख्यक 7% है। कुल मिलाकर के 100% आरक्षण होता है। मैं साथियों एक ही पॉइंट में आपको बता देना चाहता हूँ कि हमको 100% आरक्षण पूरा लागू कर देना चाहिए, सारा समस्या ही समाधान हो जाएगा। मैं साथियों जब सामान्य को 10% दे दिया तो 4.5% 5% और बचता है उसको भी दे दें। हम साथियों इस आरक्षण का झगड़ा भी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। साथियों मैं आदरणीय हमारी जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए विधायक बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने संसद और विधानसभा में 100% आरक्षण की मांग करें और 100% लागू कराएं। मैं इस बात के साथ में धन्यवाद देते हुए और साथ सावित्री माता प्रीति के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और हमारे बहुजन नायक और निर्णायक माननीय सत्य सुब्रत जी के चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जय ज्योति, जय क्रांति, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। साथियों मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, अपने युवा साथी ने अपनी बात रखी। मैं बहुत दूर से चलकर अपने इस आंदोलन के साथ ही आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती के अवसर पर, माता श्री सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर आए हैं। नवादा से बिहार से चलकर आए हैं अविनाश कुमार जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने बात को विचार को रखें, हमको मार्गदर्शन दें। अविनाश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अविनाश है और मैं बिल्कुल आप जैसा हूँ, आप में से ही एक हूँ, थोड़ा दूर से आया हूँ। और सिद्धार्थ जी ने मुझे मौका दिया यहाँ तक आने का, आप लोगों के बीच में बात रखने का, उसके लिए उनका और मंच का सम्मान करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। ये जिन विषयों पे बात हो रहा है उससे थोड़ा सा अलग मैं यूथ के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैं युवा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके बारे में बात करूँ और 2-3 छोटी छोटी बातें करूँगा। बहुत कम समय लूँगा बट बहुत गंभीर चीज़ है। युवा साथियों से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। 2-3 मिनट बोलूँगा सर। एक तो जब हम किसी समाज, किसी वर्ग विशेष की बात करते हैं तो सभी लोग चाहते हैं कि तरक्की हो, काम हो, सब लोग मिल के संघर्ष करें और इसका रिजल्ट आए। बट उस पूरे प्रोसेस में कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अथक प्रयास करते हैं, समाज के लिए समर्पित होते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं और दिन रात सिर्फ समाज के बारे में सोचते हैं। लोगों के प्रति समाज का भी कुछ दायित्व बनता है।
जैसे कोई व्यक्ति विशेष किसी समाज के लिए समर्पित है तो समाज का दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति विशेष के लिए वो समाज भी उतना ही समर्पित हो। तो उसके समर्पण को एक हौसला मिलता है, वो और जी जान से काम करते हैं, चीज़ों को आगे अग्रसर और अग्रिम बना के आगे बढ़ते हैं। ये एक बात जो समाज का दायित्व की बात थी। दूसरी चीज कि युवा कैसे और किस तरीके से आज के समय में, हम 2021 में हैं, 2021 के हिसाब से युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए और उनका समर्पण कैसा होना चाहिए। एक समर्पण होता है कि हम अपने सभी चीज़ों को छोड़ के समाज के उत्थान के लिए लग जाए। वो सभी को लोगों के लिए संभव नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई करनी होती है, जीवन यापन करना होता है, धन का संचय करना होता है, परिवार को चलाना होता है। पर इस पूरे प्रोसेस में जो युवा होता है, बाकी लोगों के मुकाबले उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा समय होता है। और आज के समय में इम्पॉर्टेंट है कि जैसे सभी वर्ग, सभी लोग, सभी राजनीतिक पार्टी और भी जितने संस्था हैं वो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे युवाओं को भी संगठित रूप से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। संगठित रूप से जैसे हम यहाँ पे आए हैं उसी तरीके से संगठित रूप से सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया पे जब हम काम करें तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें कि जो लोग आगे बढ़ के हमारे लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं उनको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बीच में ले जाएं, उनकी बातें रखें। इसके लिए 2-3 चीज़ों का एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होता है जिसका हमें ख्याल रखना होता है। किसी को भी अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी प्रेजेंस हो, समाज में प्रेजेंस हो, लोगों के बीच में प्रेजेंस हो। जब प्रेजेंस होगा तो उस व्यक्ति विशेष का रीच बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं ऑडियंस के बीच में उनका रीच बढ़ेगा। तो प्रेजेंस और रीच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इंडिविजुअल, जो व्यक्ति प्रयास है या जो प्रयासशील है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उसके लिए वो सपोर्ट का काम करता है। तो पहली बात मैंने कही कि जो समर्पित हो के काम कर रहे हैं, समाज भी उनके लिए समर्पित हो, पहली चीज। दूसरी चीज, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें, ये युवाओं से रिक्वेस्ट है। और दूसरा मैंने सिस्टम बताया कि रीच बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है, रीच से हमें सपोर्ट मिलता है। और इस रिक्वेस्ट के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना और समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहूंगा साथियों, क्योंकि शेड्यूल टाइम के साथ हम देरी से चल रहे हैं। भोजन अवकाश का समय है, क्योंकि लेट कार्यक्रम शुरू हुआ था और ठंड का समय तो इसलिए लेट शुरू हुआ था। तो अभी इस समय बिल्कुल भोजन अवकाश का, लेकिन हमारे बीच में अंतिम जो है इस सत्र का जो पहला सत्र था उसका समापन के रूप में अपने विचार रखेंगे। फिर वो फिर से शुरू होगा हमारा सेकंड सत्र। लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र से चल करके सामाजिक क्रांति की ज्योति जला करके और पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में संघर्षरत रहे हमारे बाबूराव भुजबल जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि इसके बाद में हमारा भोजन अवकाश होगा और फिर आधे घंटे के अवकाश के बाद में हम पुनः बैठेंगे, फिर से उसके सत्र में काम करेंगे। क्योंकि सारे अतिथि बैठे हैं, मैं सबको अवसर मिलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि जो जनता के बीच में आए, तो मंच पे बैठे लोगों को इसलिए बाद में बुला रहे हैं कि उनके जिज्ञासा, उनके सवालों का जवाब मंच पर बैठे हुए लोगों को देना है। इसलिए जो मंच पर बैठे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस सत्र में आए हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। और मैं फिर से भुजबल जी से आमंत्रित करता हूं। अगले सत्र के जो है वो होंगे हमारे सुनील सरदार जी, और मैं फिर माफी चाहते हुए हमारे आदरणीय बड़े भाई भुजबल जी को आमंत्रित करूं। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के तत्वाधान में आज यहाँ जननायक श्रद्धेय सुखलाल जी कुशवाहा जी, इनकी जयंती समारोह में हम सब इकट्ठा हुए हैं। इसी मंच पर उपस्थित हमारी बेटी हिना कावरे,
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हमारे दूसरे मित्र सुनील जी सरदार भाई, आरिफ जी मकसूद, बैजनाथ कुशवाहा जी, सुरेश जी राजे विधायक, देवराज सिंह, उषा चौधरी जी, महेश जी कुशवाहा जी, पुरुषोत्तम जी, जो हमारे साथ में हमेशा रहते हो, मदन कुशवाहा जी, योगेश जी, और जैसे जिन्होंने कार्यक्रम लिया, ये हम सबके बीच में सभी के साथी सिद्धार्थ शुक्लाल जी कुशवाहा, जो हमारे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के प्रदेशाध्यक्ष है, इस कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र से चल के आदरणीय भुजबल साहब यहाँ आने वाले थे, मगर वहां कुछ इलेक्शन लगे हैं, इसलिए उन्हें आना नामुमकिन हुआ। इसलिए उन्होंने जननायक श्रद्धेय शुक्लाल जी कुशवाहा के बारे में एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, मैं यहां पढ़ाता हूं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी की 190वीं जयंती एवं सतना के पूर्व सांसद स्वर्गीय शुक्लाल कुशवाहा, जिनकी 57वीं जयंती अवसर पर 5 जनवरी 2021 को आयोजित कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण मिला। कुछ कारणवश मैं आ नहीं सका, आप सबका मैं आभारी हूं। पूर्व सांसद स्वर्गीय शुक्लाल कुशवाहा जी की इनकी जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद जी की ओर से सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है। स्वर्गीय श्री शुक्लाल कुशवाहा बहुत बुद्धिमान और लोकप्रिय सांसद थे। फुले शाहू अम्बेडकर इन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और समाज के वंचित वर्गों को न्याय देने के लिए उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। उनके इस योगदान को देकर समता परिषद मध्य प्रदेश की ओर से भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती 190 की जयंती एवं स्वर्गीय शुक्लाल कुशवाहा जी की 57वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत गौरव प्राप्त है। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के कारण स्वर्गीय शुक्लाल कुशवाहा जी की इनकी जयंती कार्यक्रम के लिए उपस्थित नहीं हो सका। पूर्व सांसद स्वर्गीय शुक्लाल कुशवाहा जी की इनकी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। आदरणीय साहब यहाँ आने वाले थे, आए नहीं। अभी आपके बीच में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, जो विषय रखे गए हैं, मैं तो कहता हूं, कल मैं सिद्धार्थ भाई को मिला और उन्होंने बताया, हमेशा हम मीटिंग लेते हैं, एक ही सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर सारे वक्ता बात करते हैं। हम कुछ अलग लोगों को देना चाहता हूं, उनके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं और उनकी राय लेना चाहता हूं। और उन्होंने ये 4 विषय आपके सामने रखा गया है। इसके लिए एक नया विचारधारा को जिन्होंने आपके सामने रखा, उस सिद्धार्थ भाई के लिए आप पहला जोरदार तालियां बजाएंगे। आरक्षण के बारे में मैं छोटा सा हर एक विषय को थोड़ा सा हाथ लगा के निकल जाऊंगा। अभी आप लोग बोलते हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण के लिए हमें, संविधान के लिए या और कुछ के लिए सारी मदद कर दी, मगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार आज वो संविधान ही खत्म करने के लिए जा रही है। आप जानकर देखिए, जो संविधान में लिखा है, समाज सेवा करने वाला जो 4 खांब होते हैं,
उनको नष्ट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट, वहां की पार्लियामेंट बैठी है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर राज तो उसी के लिए चल रहा है। एक विचारधारा है, विचारधारा, जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी का खून किया, जिस विचारधारा ने महाराष्ट्र में पानसरे और काबुल का खून किया, जिस विचारधारा ने कलबुर्गी और ऐसे कितने लोगों का खून किया, मर्डर किया, उसी विचारधारा आज लोकशाही का मर्डर करने जा रही है। कहां है लोकशाही, मुझे बताइए। राजा जी ने बताया कि वहां सारे ऊपर बैठे हैं और वो न्याय दे रहे हैं। मुझे मालूम नहीं न्याय कौन दे रहा है, मगर आज कहते हैं कि ये संविधान हटाओ और मनु की संस्कृति लगाओ। मनु का पुतला अगर एक दिन पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हुआ तो मुझे कोई आश्चर्य लगने वाला नहीं है। जब तक ये सरकार होगी तब तक क्या होगा मुझे पता ही नहीं है। इसलिए आपको नौजवानों को बहुत जोर से लड़ाई लड़नी होगी। बड़े आम दिल्ली में संविधान जलाते हैं, नारे लगाते हैं, किसके लिए? ये बचाने वाला हमें आज पैदा होना जरूरी है। भगत सिंह जैसे हमें चाहिए, लाला सिंह जैसे चाहिए। आज फिर से जूना जमाने का रीत आ गया है। 100 साल 150 साल पहला। मैं इंग्लैंड के बारे में अच्छा बोलता नहीं है और वो राज अच्छा था। आज जो चल रहा है देश में वो गलत चल रहा है। सुनिए जी, महाराष्ट्र में कम से कम 30 या 40 आदमी को ईडी ने पकड़ा और अंदर डाल दिया। कोई कारण नहीं, कोई लेन नहीं, कोई देन नहीं, बस डालने का, उठाने का। और उसकी शिकार कौन हुआ? छगन भुजबल 3 साल जेल में सड़े। 3 साल किसके लिए? बिना वजह ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे स्वर्गीय शुक्लाल जी लड़ रहे थे। जो दीन है, जो हीन है, जो पीड़ित है, दलित है, शोषित है, उनके लिए लड़ने वाले की सजा ईडी है, ईडी। 3 साल हमने गंवाया, फिर भी है। जैसे शुक्लाल जी और भुजबल साहब ने बस्ती बस्ती पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, वैसा हमने काम किया आज भी। इसका नतीजा हमें मिला। भुजबल साहब 1 बार नहीं 2 बार गिरे, सभी लोग गिरे, पंकज जी गिरे। ये ओबीसी को हटाओ, मिटाओ, इसको पटाओ। हम हटे नहीं, पटे नहीं, हम खड़े हुए। आपको भी खड़ा होना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जो सोया है उसने उठना चाहिए, सीखना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और संगठित रहना चाहिए। जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे। ये ओबीसी एससी आरक्षण पे हटाने का काम चल रहा है। आप सारे के सारे, मैं बैठा हूं यहां, हमने महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ने का काम गए 4 महीने चालू कर दिया है। आरक्षण ही नहीं चाहिए। हमारे खिलाफ सैकड़ों अर्जा लिखा है कि ओबीसी को आरक्षण क्यों दे रहे हैं, इनको हटाओ, आरक्षण ही नहीं चाहिए। तब आप क्या करोगे? मेरे एक भाई ने यहां अच्छा बोला कि आरक्षण के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। मुझे मालूम नहीं मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, मगर महाराष्ट्र में ओबीसी का बैकलॉग 1,07,000 नौकरी का बाकी है। सर यहां कुछ ओपन वाले भी लोग होंगे, मैं किसी को दुखाना नहीं चाहता हूं,
और जब आरक्षण का मुद्दा आता है, छोटे छोटे काम करने वाले ओबीसी में होते हैं। हिनाताई कौन सा बड़ा काम करता है मुझे बताओ? नाई होता, शिल्पी होता, चमार होता, कौन भी होगा। और जो ऊपर मनुवादी बैठे वो लोग कहते हैं तुम्हारा जूना पुराना धंधा खोलो, पढ़ने का काम तुम्हारा नहीं, पढ़ने का काम हमारा है। सुप्रीम कोर्ट में आज जज कितने हैं मालूम है? 94% पढ़े लिखे ब्राह्मणों के हैं। हाई कोर्ट में 27 के हैं। अरे जब चोर ही उधर बैठे होंगे तो न्याय क्या तुमको मिलेगा बेटे? डाकू, एक डाकू दूसरे डाकू का मिला होगा तो गरीब की हाल क्या होगी? एक कहते हैं ना, एक पेड़ उखाड़ने के लिए एक बंदर काफी है। यहां तो हर पेड़ पर बंदर बैठे तो बाप के अंजाम क्या होगा? लुट जाएगा, मिट जाएगा। और ये काम महाराष्ट्र में अकेले भुजबल साहब कर रहे हैं। आज दिग्विजय सामने राजा ने बोला कि सर आपके पास ओबीसी आमदार कितना है, एससी एसटी कितना है? हम बोला होंगे 100। लड़ते कितना? एक भी नहीं है भुजबल साहब छोड़ के, एक भी नहीं है। तुम कपड़ा संभालो, भुजबल साहब लड़ते हैं। और यहां अभी आपको सिद्धार्थ कुशवाहा को साथ देना है। जो डर गया वो मर गया। क्यों सोचते हो तुम? अरे वहां अकेले भुजबल साहब लड़ रहे, हम लड़ रहे, रात दिन गाली खाते हैं, जूते खाते हैं। आपको भी एक काम करने का है। आरक्षण हो या संविधान हो, हमें बचाना है। आज महाराष्ट्र में देखोगे तो 5 लाख लोगों को इसका आरक्षण का फायदा हुआ है। ये सारे के सारे ज्ञान और ज्ञान आपने पढ़ाना है। एक भाई ने बहुत जोर जोर से यहां भाषण किया, मैं सुन रहा था। यहां बैठा किधर है? कौन है? ठीक है, बेचारा कह रहा था मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। बात सही है, करने दो उसको। ऐसा ही एक पिया आया था, नया आया था, और उसको गली में भेजा कि भाई देखो ये नो एंट्री में गाड़ी जाता है, उसको रोक देना। बहुत नया था, आया गाड़ी गया। अरे बाबा मत जाओ, पहला गाड़ी ट्रक वाला लेके गया, बोला छोड़ो कानून मिलूं मुझे मालूम नहीं। दूसरा आया वैसा, पीआई नया था, पुलिस इंस्पेक्टर नया था। तब जूना उधर से आया और बोला ऐसा नहीं चलेगा बेटा, तू जरा बाजू हट, मैं कैसा काम कर रहा देख। गली पे नाके गए, दंडा लिया, 2-4 गाली बका। बोला क्या रे बाप का रोड है क्या? चला अंदर निकला, चल बाजू हट। एक भी गाड़ी यही नहीं आ गए। वैसा ऐसा काम अपने को करना पड़ेगा, वैसा अपने को काम करना पड़ेगा। इनके बाप का राज है? नहीं, किसके बाप का राज है? राज हमारे बाप का है। और वो कैसा? अगर 60% हमारा आबादी कहते हैं, 55% कहते हैं स्थानिक स्वराज्य में हमको आरक्षण मिलता है। अरे विधानसभा में हमको आरक्षण देके दिखाओ, तुम्हारा बाप भी सीएम नहीं बन सकता है। जो भी चुन के आएगा वो भी से आएगा। वो साली होगा, माले होगा, कोली होगा, तेली होगा, तांबोली होगा, चौंडी होगा, सुतार होगा, नावी होगा, चमार होगा, कोई भी होगा, चुन के आएगा। ओबीसी होगा, एससी होगा, एसटी होगा, वो हमारा सीएम होगा। मैं बुरा तो नहीं बोलता ना सर? अरे यार, वो हमारा उधर मराठा में चलता है, वो हमारा बड़ा भाई है, उसको बोला तुम तुम्हारा आरक्षण ले लो। और वो बोलता है समय का ध्यान रखने का है बराबर। नहीं, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। वो बोलते हैं सर, वो बोलते हैं मराठा वाले हम गरीब है, गरीब, और ये पैसे वाले सब लोग ये बैठे हो।
मैं उनको ध्यान दिया, कारखाना किसके बाप के हाथ में है, शुगर फैक्ट्री किसके बाप के हाथ में है, तुम्हारे। बाजार समिति किसके बाप के हाथ में है, तुम्हारे। जिला मध्यवर्ती बैंक किसके बाप के हाथ में है, तुम्हारे। भूविकास बैंक होगा, सहकारी खाता होगा, तुम्हारे। हमारे हाथ में क्या है दत्तोरा, क्या है आता तो सही, हमारे हाथ में क्या है सिद्धार्थ के हाथ में कोई बैंक बिल, ये बैठे इधर मदन लाल के हाथ में कोई आए कृषि उत्पन्न बाजार समिति, और ये गरीब बोलते, और एक एक आदमी को 30,000 एकड़ जमीन। मैं एक गांव में गया था, के गांव है जुना है, आबादी हमारी ओबीसी की 5,000 और कई जमीन है 3,500 एकड़। और पलटन में गया, निम्बालकर का अकेले का जमीन 20,000 एकड़, अकेले आदमी का। बहुत बहुत बात करने की बात है, इसीलिए डरना नहीं। मैं फिर से बोलता हूं, तुम डर गए ना, मर गए समझो। हाँ, फिर बोलेगा तुम्हारा बच्चा, बाबा तुमने आरक्षण रखा नहीं, हमको अभी किधर मिलता नहीं एडमिशन, याद रखना। और आज मैं तो बाद में बोलने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं बाद में, बाद में हाँ भी अभी 2-5 मिनट में खत्म करता हूं। मेरे को एक समझाओ, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में आपने बोला था, एक पत्रक आया था दिल्ली में, सारे लोगों को जगाया, कोई जागता नहीं था। एक आदमी ने फोन लगाया, फोन उठाया, बोला कौन बोलता है, बोला क्या काम है, बोला कुछ नहीं, सारा इस टाइम तो इतना ठंडी का मौसम है, सारा स्टेट सोया है, इंडिया सोया है, दिल्ली सोया है, सब सोया है, आप कौन बात कर रहे, बोले मैं भीमराव। बाबा अम्बेडकर, हाँ आप जागे क्यों हैं, बोले मैं जागा इसलिए हूं, जो जागे जो सोए उनका समाज जागा है। आपने जिनको फोन किया ना, उनका सारा का सारा समाज जागा है, और मैं जागा हूं, मेरा समाज सोया है, उसको जगाने के लिए मैं जागता रहता हूं। अरे महात्मा फुले को देखो ना आपने, उन्होंने क्या किया, सारा जिंदगी फुले और सावित्री देवी ने अपना जिंदगी लोगों के लिए बहाल कर दिया। एक सेकंड भी उन्होंने कभी जिंदगी जिया नहीं होगा, मगर उन्होंने जिंदगी जिया, समाज की सेवा करने के लिए तन मन धन पूरा दिया। सुनील जी, वो टाइम पे टाटा से ज्यादा उनका टर्नओवर था। टाटा ने आज कितना पैसा कमाया वो अपने ओवर में, टाटा फिर भी अच्छा है सर। ये अदानी अंबानी चोर जैसे के ना, टाटा बहुत अच्छा है, ये दोनों भी चोर है। ये क्या अभी जाने दो, वो मोदी के कोई मोदी भाई के कोई लगते होंगे, मुझे कोई लेन देन नहीं है, मगर ये चोर है, पूरे चोर है। ये तो तुमको मैयत में जाएंगे तो भी कपड़ा उतार के निकल जाएंगे। वो शेतकारी इनके लिए लग रहे हैं ना। आज जो बैठे हैं वो 30 दिन हो गए, 32 दिन हो गए, काय के लिए बैठे हैं? अरे रात दिन पसीना करने वाला शेतकारी वहां पड़ा है, और ये दाढ़ी बना के अपना फोटो सेशन कर रहा है। क्या महर्षि दयानंद कर्वे बन रहा है, तो स्वामी विवेकानंद बन रहा है। अरे बनो, किसने मना किया है? जूते की तो स्वर आनी चाहिए ना, उसकी किसकी स्वर आनी चाहिए? जूते की आनी चाहिए ना। कहा शरद पवार शेतकरी के लिए जाता है, कहा हम लोग आप लोग शेतकरी के लिए जाते हैं। आप भी गए थे ना, पैसा लेके गए थे, उन्होंने लिया नहीं है। और ये क्या एग्जीबिशन करता है, किधर किधर क्या करता है, किधर किधर क्या करता है, मुझे पता नहीं बाबा। इस आदमी का घपला है ना, वो खाली जो शाह है ना, शाह क्या नाम, अमित शाह, ये कालू और बालू को मालूम है, दूसरे किसी को मालूम नहीं है। हाँ, ये कालू बालू को मालूम है, बाकी और किसी को मालूम नहीं है। अरे महात्मा फुले ने जिंदगी अपनी काय के लिए गुजारी। ऐसे ही एक दिन वो रास्ते में खड़े थे, अंधेरी रात थी, पूना का पुल था। महात्मा फुले ने देखा वहां कोई दूर अंधेरे में एक छाया खड़ी है। उन लोगों का मतलब थोड़ा अचंभा हुआ कि रात के अंधेरे में वहां कौन खड़ा है। देखा एक औरत खड़ी थी, उसको नजदीक बुलाया, बोले माँ
क्या हुआ? वो रोने लगी, बोले कुछ नहीं। क्या हुआ क्या? मैं तेरे पिता समान है, मुझे बोल। और उसने जो हकीकत बुलाई वो बहुत बेकार थी। उसने बताया मेरा विवाह बचपन में हुआ था, शादी हुई थी, मर्द गुजर गया और मेरे साथ मेरे ही घर वालों ने बुरा कर्म किया। इसीलिए मेरे को मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है। देखो कितनी ऊंची विचार है। उन्होंने बताया कि बेटी घबराओ मत, चल मेरे साथ, तेरी मां तेरी इंतजार कर रही है, आ मेरे साथ। और उसी दिन उसी रात महात्मा ज्योतिराव फुले अपने घर लेके गए और सावित्री के बोले, सावित्री देख कौन आया है, देख तेरी बेटी आई है। काशीबाई थी उनका नाम था। एक ब्राह्मण की बेटी थी, ब्राह्मण की, जिसके ऊपर ब्राह्मणों ने अत्याचार किया था, घर वालों ने अत्याचार किया था। उसको संभाला, 4-6 महीने के बाद उसको बेटा हुआ। उसका नाम क्या रखा? उसी को अपना बेटा मान के उसका नाम रखा यशवंत। कौन चाहना है कौन? और हम लोग आप लोग क्या करते हैं? ये देव पूजो, वो देव पूजो, इसको चेड़ा पूजो, उसका बेड़ा पूजो, इसको पंडित को बुलाओ, पंडित को बुलाओ। अरे इनका चंबू गवाला सब फेंक दो। महात्मा फुले ने बोला था, जिस दिन भूखा बामन मरेगा ना, भूखा बामन इंडिया में, उस दिन अपना धर्म सुधारेगा। अगर एक बामन भूखा रखेगा ना 4 साल तो भी उसको कुछ होता नहीं, क्योंकि उसका वजन ही 200 किलो होता है, कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा वक्त लेता नहीं, आपको भूख लगी है? नहीं, आखिरी में वक्त लेता हूं। बहुत बोलने का आपके साथ, बहुत बातें करने का है। मेरा उम्र 70 साल का है। आप बोले पट्टी बांधा क्यों? मैं बोलता हूं आपको, बोलता हूं ना। सवेरे में नानी घर में पड़ा, घसर गया, 7-6 टाके पड़े, मतलब भैया को पूछो। फिर भी मैं बोला ये ओबीसी की चलवल है, ये अपनी शाहू फुले अंबेडकर की चलवल है, इसको जाना चाहिए और यहां लोगों के साथ बर्ताव करना जरूरी चाहिए। आप लड़ो, जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आपका पैर अगर छोटे छोटे चिट्ठी होती है उसके ऊपर भी गिर गया तो वो डंक मारती है। और सावित्री बाई का काम क्या था? 1872 में अकाल पड़ा सर। वो टाइम पे उन्होंने 50-60 अन्नदान अन्न छत्र उधर डाल दिया। इंग्रेजों को साथ में लेके डाल दिया। और 1897 मतलब आज से 125 साल पहले प्लेग की साथ आई। एक हरिजन था, हरिजन गायकवाड़, उसको बचाया। अरे इनका काम इतना दोनों का था कि पूछो मत। और आज हम काम करते हैं और ये काम करते हैं खाली फोटो निकालने के लिए। इसलिए मुझे आपको इतना ही कहना है कि आप आने वाले समय में लड़ते रहिए, पीछे मत हटिए, आगे चलते रहिए। भुजबल साहब ने कैसा आदर्श दिया वो देखिए, शुक्ला जी कुशवाहा ने कैसा आदर्श दिया वो देखिए। और इन्हीं पैरों के ऊपर पैर देखे ये सिद्धार्थ कुशवाहा, मदनलाल कुशवाहा और उनके सारे साथी चल रहे हैं। हीना टावरे जैसे सभी लोग, सुनील सरदार जी होंगे, सभी होंगे, सबके नाम मुझे मालूम नहीं है। और जो आए लोग इस लड़ाई में है, इस लड़ाई में हम सब भाग लेंगे। आप बहुत देर से यहाँ आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। मैं तहे दिल से आदरणीय भुजबल साहब की तरफ से आपका शुक्रगुजार करता हूँ। और इस जयंती समारोह के ऊपर मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि आने वाले दिन में हम सब साथ में रहेंगे, लड़ते रहेंगे, संगठन होकर लड़ते रहेंगे। जय ज्योति, जय क्रांति, जय भीम।